जुलाई को मनाया जाता है, इसको हम एक दिन पहले इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं ताकि लोगों को इसके बारे में रिव्यू किया जा सके और अवेयर किया जा सके। हेपाटाइटिस का मतलब है सूजन, हेपा का मतलब है लिवर, टाइटिस माने सूजन हो जाना। तो किसी भी बीमारी में अगर लीवर में सूजन होगा तो उसको हेपाटाइटिस बोलते हैं। अब काफ़ी कारणों से लीवर में सूजन आने का चांस रहता है, उसमें शराब का अत्यधिक सेवन, मोटापा या हेपेटाइटिस की बीमारी, जिसमें से हेपेटाइटिस बी और सी सबसे कॉमन है। वैसे हेपेटाइटिस 5 या 6 प्रकार की हैं, जिसको ए बी सी डी ई करके लेबल किया जाता है। उनका फैलने का तरीका अलग अलग है और उनके लीवर के ऊपर जो लक्षण आते हैं वो भी अलग अलग हैं। हेपेटाइटिस ए और ई दूषित पानी और दूषित खाने से फैलती है, यूजली थोड़े समय के लिए रहती है और फिर ठीक हो जाता है पेशेंट। हेपेटाइटिस बी और सी या तो दूषित खून से फैलेगी, दूषित नीडल से, मान लीजिए एक मरीज़ को है और वही नीडल किसी और व्यक्ति को दे दी जाए, हस्बैंड टू वाइफ या कोई और सेक्सुअल रूट से, या माँ से बच्चे से भी फैल सकती हैं। तो मेन डिफरेंस हेपेटाइटिस बी और सी का क्या है कि ये क्रॉनिक हो जाती है। क्रॉनिक का मतलब है कि ये लीवर को लंबे समय तक डैमेज कर सकती हैं और लीवर में एक कंडीशन पैदा करती है जिसको सिरोसिस बोलते हैं। सिरोसिस का मतलब है लीवर के अंदर स्कार का बनना। मेन कंसेप्ट है कि जब लीवर को आप इंजर करेंगे किसी भी वजह से, तो शरीर उसको हील करने के लिए स्कार बनाएगा। और अगर वो इंजरी परसिस्टेंट है, तो अगर हेपेटाइटिस बी आपके शरीर में कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए रहेगी, तो जो उसके कारण उस लीवर को जो चोट पहुंचेगी, लीवर उसको हील करेगा, उसमें स्कार बनेगा और एक समय ऐसा आएगा जब पूरा लीवर ही स्कार हो जाएगा। उसको हम सिरोसिस का नाम देते हैं। सिरोसिस एक बड़ा कॉमन टर्म है। अब चूंकि लिवर एक अत्यधिक ज़रूरी ऑर्गन है शरीर का, उसके बिना काम चलता नहीं है, तो अगर लिवर स्कार हो जाएगा तो लिवर अपने फंक्शन लूज़ कर देगा। हेपेटाइटिस बी और सी ऐसे ही सिरोसिस कर सकती हैं और लीवर को फेल कर सकती हैं, और कुछ केसेस के अंदर लीवर में ट्यूमर भी पैदा कर सकती हैं। तो हेपेटाइटिस दिन को मनाने की क्या जरूरत है? प्रॉब्लम है अवेयरनेस। और अवेयरनेस क्यों नहीं है? क्योंकि हेपेटाइटिस बी सी ऐसी वायरल बीमारी है जो कोविड जैसी नहीं है कि आई, लक्षण मिले, आपको पता चला और ठीक होकर 10 दिन में निकल गई। हेपेटाइटिस बी सी हिडन टाइप की वायरसेस है। हिडन का क्या मतलब कि किसी भी वक्त अगर एक व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी या सी का एक्सपोजर हुआ तो वो एक्यूट इलनेस नहीं देती है। ऐसा नहीं कि आई सिम्टम हुए और चल दी। अभी आपको बताया है कि आज हम यहाँ पर किस लिए सेलिब्रेशन, मतलब किस चीज़ का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है जो कि 28 जुलाई को मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं जानकारी देने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि हेपेटाइटिस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। हेपेटाइटिस एक वायरल बीमारी है, वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल नहीं है। आमतौर पर जो इन्फेक्शन होते हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होते हैं, पर ये वायरल डिजीज़ है और कई प्रकार के वायरसेस होते हैं। तो बेसिकली कोई भी बीमारी का हमको प्रिवेंशन की तरफ ध्यान देना है। उसका डायग्नोसिस होना चाहिए, सही टाइम पे डायग्नोसिस होना चाहिए। उसका सिम्टम्स से हमको डायग्नोसिस हम पकड़ सकते हैं, चाहे लेबोरेटरी डायग्नोसिस हो या क्लिनिकल डायग्नोसिस हो। और ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ हम बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं। तो जहाँ तक प्रिवेंशन की बात है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जैसे बीमारी जिस कारण से फैलती है उस चीज़ को हमको प्रिवेंट करना है ताकि वो बढ़े ना। जैसे अगर हम पता है जो हेपेटाइटिस ए है और ई है, ये दूषित पानी से होती है। तो अगर हम सेफ वाटर का इस्तेमाल करें, साफ़ पानी, तो उससे हम हेपेटाइटिस ए और ई से प्रिवेंशन कर सकते हैं। इसी तरह हेपेटाइटिस बी एंड सी इन्फेक्टेड नीडल सिरिंजेस से होते हैं, इन्फेक्टेड ब्लड से होता है। तो अगर हम सेफ सिरिंज यूज़ करें कोई भी इंजेक्शन लेने से पहले, जब भी कोई इंजेक्शन लगवाने जाता है, ये इंश्योर करें कि जो सिरिंज का इस्तेमाल किया जा रहा है वो डिस्पोजेबल सिरिंज है, सेफ सिरिंज है, पुराने किसी दूसरे मरीज पे इस्तेमाल नहीं की हुई। कई बार क्या होता है, गर्म पानी में इसको स्टरलाइज कर लेते हैं, पूरा स्टरलाइजेशन प्रॉपर होता नहीं है और इससे इन्फेक्शन एक से दूसरे को जा सकता है। तो मैंने बताया सेफ वाटर, सेफ सिरिंज प्रिवेंशन के लिए। इसी तरह जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि चाइल्ड बर्थ के टाइम में भी ये इन्फेक्शन मदर से बेबी को जा सकता है। तो सेफ चाइल्ड बर्थ, जो भी हम प्रोसीजर्स करते हैं, सर्जरी अगर ज़रूरत पड़ती है, तो सेफ चाइल्ड बर्थ की टेक्निक्स, प्रोसीजर्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब चीज़ हमको ध्यान रखना है कि वो हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड तो नहीं है। ठीक है,
तो सेफ वाटर हो गया, सेफ चाइल्ड बर्थ हो गया, सेफ वैक्सीनेशन हो गया, ठीक है, सेफ सिरिंज हो गया, सेफ वैक्सीनेशन। इसी तरह सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड से भी ये इन्फेक्शन एक से दूसरे को जाता है। जो ब्लड डोनर्स आते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि उनका हम हेपेटाइटिस बी का टेस्टिंग करें। इसके अलावा और भी हेपेटाइटिस सी का भी टेस्टिंग करते हैं, HIV का भी करते हैं, मलेरिया का करते हैं और सिफिलिस का करते हैं। पर हेपेटाइटिस बी के बारे में कई डोनर्स को जानकारी नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता कि उनको हेपेटाइटिस बी है और वो इन्फेक्शन कैरी करें अपने ब्लड में। अगर हम उसकी जांच ना की जाए ब्लड डोनेशन के टाइम में, जिसके इफेक्ट्स बहुत हानिकारक हो सकते हैं। तो इसलिए सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी एक इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंशन मेजर, जिसके लिए हमको ये देखना चाहिए। उसके लिए कई टेस्ट उपलब्ध है हमारे पास में, जैसे हम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, एंटीजन टेस्ट करते हैं। उसके अलावा हम वायरस को खुद भी देखते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर लेवल पे हम चेक करते हैं। तो एक ऑलमोस्ट हम 100% तो नहीं बोल सकते, पर क्लोज टू 100%, क्लोज टू, जैसे हम ब्लड के, जैसे हम गोल्ड के लिए बोलते हैं 24 कैरेट गोल्ड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड है, तो जो हमारा टेस्टिंग है यहाँ पर ऑलमोस्ट 24 कैरेट के बराबर है, ताकि कोई ऐसा डोनर ना हो जिसमें हम हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन मिस कर दें। तो अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया जो निकल गया हो और पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ हो, क्योंकि हमारा जो टेस्टिंग मैकेनिज्म है बिल्कुल ऑलमोस्ट फुल प्रूफ है। जो वर्ल्ड का बेस्ट स्टैंडर्ड होता है वो हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा प्रिवेंशन में सेफ सेक्स, जैसे बताया कि इन्फेक्टेड पार्टनर अगर सेक्स की तरफ जाते हैं तो ये इंश्योर करना है कि उनको कोई हेपेटाइटिस बी की बीमारी तो नहीं है, या जो दूसरा पार्टनर है उसको हेपेटाइटिस बी की बीमारी तो नहीं है। तो ये सब चीज़ हम से देखेंगे तो हम प्रिवेंशन की तरफ जा सकते हैं। बाकी सब डॉक्टर साहब ने बता दिया है। हमारा टेस्टिंग में भी हमने आपसे बात कर ली कि कौन से टेस्टिंग मेथड होते हैं ताकि बेस्ट ब्लड मिले पेशेंट को। मैं करना चाहूँगा एक्यूट हेपेटाइटिस का मतलब मेनली हेपेटाइटिस ए और ई टाइप के जो होते हैं। एक्यूट का मतलब है कि ये लंबे समय तक नहीं चलते, यूजुअली 3 से 6 हफ्ते में अपना कोर्स पूरा कर लेते हैं। कॉमनली मिलते हैं सोसाइटी में, क्योंकि गंदे पानी से, दूषित खाने से इनसे फैलते हैं। तो जो कॉमन हेपेटाइटिस होती है वो ये सोसाइटी में मिलती है। यूजुअली देखा गया है कि लोग हेपेटाइटिस वर्ड सुनते ही बहुत घबरा जाते हैं, पर ए और ई में खासतौर से ये ध्यान रखना चाहिए कि पैनिक नहीं करना है। बीमारी का कोई टारगेटेड दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप सेल्फ लिमिटिंग कोर्स होता है, उस टाइम तक बढ़ती है और 90% से ज़्यादा लोगों में अपने आप ठीक हो जाती है। तो पैनिक नहीं करना है, डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है। जो मॉनिटरिंग की ज़रूरत है वो आपके डॉक्टर करेंगे, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। नॉर्मल डाइट रखनी है और जैसे डॉक्टर आपको फॉलोअप के लिए जिस टाइम पे बुलाएंगे आते रहना है। जो गलतियां लोग करते हैं वो ये है कि पैनिक में आके पहले तो डाइट का टेक कर देते हैं कि हल्दी नहीं खानी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। ऐसा कुछ नहीं है। घर का नॉर्मल खाना साफ़ सुथरा खाते हैं, शरीर का न्यूट्रिशन बना के रखें, हाइड्रेशन बना के रखें। बीमारी 90% से ज़्यादा लोगों में अपने आप ठीक हो जाएगी। ए और ई जो अलार्म साइन होगा वो आपके डॉक्टर देख लेंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो बचनी है वो ऑल्टरनेट जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं, जैसे देसी दवाइयाँ लेना, ताबीज़ ले लेना, चूरन खा लेना, रसम खा लेना, इन सब चीज़ों से बचना है। क्योंकि लीवर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। जो भी हम ऑल्टरनेट मेडिसिन यूज़ करते हैं सब कुछ लीवर के थ्रू जाता है और एक ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड लीवर को और ज़्यादा इंजरी करता है। तो जस्ट एक्यूट हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में ये 2 चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा कि बहुत ही बेसिक ट्रीटमेंट है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम लोगों में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बट हाँ उसके लिए कॉशियस रहना है, पैनिक नहीं करना। मैं बस यंग जनरेशन से यही अपील करना चाहूँगा कि शादी से पहले जैसे कुंडली मिलाते हैं तो प्री मैरिटल स्क्रीनिंग हो हेपेटाइटिस बी और सी करवा लेनी चाहिए, ताकि एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को नहीं हो। विद प्रॉपर काउंसलिंग, ऐसा ना हो कि कोई एक पॉजिटिव है उसको कुछ पता नहीं है। तो शादी से पहले कुंडली मिलाने के साथ साथ प्री मैरिटल स्क्रीनिंग जरूर करवाएं। बाकी डिजीज़ के बारे में HIV की भी, हेपेटाइटिस बी, सी और जो बाकी जो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती है। और दूसरी ये कि जिन मरीजों को किडनी की दिक्कत है, शुरुआत हो रही है, जिनका कैटरिंग थोड़ा बढ़ रहा है और फ्यूचर में जिनको डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है, वो जल्दी से जल्दी अपना हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन कराएं। क्योंकि डायलिसिस जब होती है, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगते हैं तो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन बढ़ जाता है। तो पहले से अगर वैक्सीनेटेड होंगे तो प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और फ्यूचर में हेपेटाइटिस बी होने का रिस्क कम हो जाएगा। थैंक यू। कोई सिम्टम नहीं आएगा और लेटर ऑन कुछ सालों के बाद वो आपके लिवर को डैमेज करेंगे। तो आप ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसके अंदर हेपेटाइटिस बी है, सी है, उसको लक्षण भी नहीं है, वो जानता भी नहीं है कि उसको वो किसी और को दे सकता है।
द पर्सन कैन ट्रांसमिट द वायरस विदाउट नोइंग दैट ही इज वायरस। तो इसीलिए खराब है। अब कम मात्रा होती, कम प्रॉब्लम होती तो भी ठीक था। करोड़ों की संख्या में हिंदुस्तान के अंदर हेपेटाइटिस बी और सी के ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ऐसा नहीं पता। तो लगभग ऐसा माना जाता है कि हेपेटाइटिस बी के लगभग 2.5 से 3% लोग हैं और हेपेटाइटिस सी के लगभग 1 से 1.5 या 2% के आसपास लोग हैं। तो आप इसको अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें हिंदुस्तान की, तो लगभग 4 करोड़ के आसपास व्यक्ति इससे पीड़ित हैं और उनमें से मेजॉरिटी को ये पता नहीं कि उनके अंदर वायरस है। तो इसी लक्ष्य में अवेयरनेस के बारे में सोचा गया कि उनको बताया जाए, या तो वो उनसे बचें उन वायरस से, या उसको अर्ली डायग्नोसिस कराएं, डिटेक्ट कराएं, और अगर वो बचे हैं और नेगेटिव हैं तो टीकाकरण कराएं। कम से कम हेपेटाइटिस बी का एक बहुत ही एफिशिएंट टीका अवेलेबल है, वैक्सीन अवेलेबल है, जिसको लेने से उससे फर्दर बचा जा सकता है। तो अवेयरनेस का मीनिंग 1, क्योंकि वायरस बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन में है, वॉल्यूम ऑफ द प्रॉब्लम इज बिग, लोगों को पता नहीं है, और हमें आज ये तरीके बताने होंगे कि कैसे वो अपने को चेक कराएं और कैसे इसका टीकाकरण हम करवाएं लोगों का। तो अभी तक कॉमन है पॉपुलेशन में जो हाई रिस्क लोग हैं, जैसे एक गर्भवती महिला, किडनी के पेशेंट, डायलिसिस के पेशेंट, प्री ऑपरेटिव पेशेंट, जितने भी लोग जिनको सर्जरी होनी है वो, या इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट जैसे HIV के लोग जिनकी रोगों से लड़ने की शक्ति कम है वो, या ऐसा जो ग्रुप है, इसको अस्पताल या मेडिकल सर्विसेज ऑलरेडी ही अर्ली डायग्नोसिस करके उनको डिटेक्ट करते हैं और ट्रीट करते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया,